Hello students, today we will discuss about chapter 3 Principle and Techniques of Management प्रबंधन के सिद्धांत और तकनीकें। हमारे चैप्टर का नेम है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है या सिद्धांत क्या होता है? हर एक इंसान का अपना एक सिद्धांत होता है कि नहीं, मुझे इसी तरीके से काम करना है। जो हमारा एक वे होता है काम करने का वो फिक्स होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट के लिए भी डिसाइडेड किया गया कि नहीं, मैनेजमेंट जो किया जाएगा वो इसी तरीके से किया जाएगा। अब मैनेजमेंट के काम को डिसाइड करने के लिए, उसके प्रिंसिपल को, उसके स्टेप्स को डिसाइड करने के लिए दो व्यक्तियों ने सबसे ज़्यादा काम किया। वो उनमें से एक थे हेनरी फायोल और एक थे एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो अभी हम जो पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स, वो हम पढ़ेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के सभी प्रिंसिपल्स के बारे में, ठीक है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए वो हम अब पढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है यूनिवर्सल एक्सेसिबल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसका फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क। काम को किस तरीके से बांटा जाए कि उसकी स्पेशलिटी भी हो जाए और काम भी हो जाए और वर्क टास्क भी कंप्लीट हो जाए और पूरा भी काम भी पूरा हो जाए, ठीक है। तो कार्य का विभाजन कर दिया गया। अब कैसे कर दिया गया है कार्य का विभाजन? जैसे टेक्निकल वाले अपना काम करेंगे, ठीक है। अब डिज़ाइनिंग वाले डिज़ाइनिंग का काम करेंगे, पैकिंग वाले पैकिंग का काम करेंगे, जिनका ग्रेडिंग का काम है वो ग्रेडिंग का काम करेंगे। तो इस तरीके से सबका अलग अलग काम बांट दिया गया, ठीक है। तो उसी वे में हर कंपनी में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम होता है वो इसी तरीके से होता है कि भाई जो लेबर है वो लेबर का काम करेंगे, जिन जिन डिपार्टमेंट्स को अकाउंट्स का वर्क दे रखा है वो अकाउंट्स का वर्क करेंगे, जिस डिपार्टमेंट को डिज़ाइनिंग का वर्क दे रखा है वो डिज़ाइनिंग का काम करेंगे। इसी तरीके से हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया गया ताकि काम इजीली, आसानी से हो सके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड पॉइंट है हमारा अथॉरिटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अधिकार एवं दायित्व। तो अधिकार, अथॉरिटीज़, अब अथॉरिटीज़ क्या होता है कि किसी को भी अथॉरिटी देना, पावर देना किसी भी काम को पूरा करने के लिए, ये होती है उसकी अथॉरिटी, ठीक है। सेकंड इसी के अंदर दे रखा है रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब जिसको अथॉरिटी दी गई है काम को करने के लिए, पावर दी गई है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है कि काम किस तरीके से होगा। अगर अधिकार दिया गया है तो उसका दायित्व भी तो देंगे। देखिए, अगर किसी को ये कह दिया गया कि आपको इस काम को पूरा करना है, टास्क को पूरा करना है, तो वो टास्क पूरा करने की अथॉरिटी तो दे दी गई, लेकिन उसका दायित्व भी तो उसको देना पड़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो उसको देनी पड़ेगी। कि अगर किसी को अपॉइंटमेंट का काम दिया गया कि आपको लेबर को अपॉइंट करना है, तो वो लेबर को अगर अपॉइंट कर रहा है तो वो उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसमें बनेगी कि वो लेबर को अपॉइंट करने के साथ साथ हर एक काम को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में पूरा करे कि हाँ, उसने वर्कर्स अपॉइंट तो करे, लेकिन उन वर्कर्स के अंदर वो क्वालिटी भी होनी चाहिए कि वो उस काम को कर सके, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा डिसिप्लिन। अब अनुशासन भी होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर हम काम को कर रहे हैं तो काम को करने के साथ साथ अनुशासन भी तो होना चाहिए। अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, काम को बांट दिया, लेकिन अब स्कूल को ही देख लो, अगर स्कूल में डिसिप्लिन नहीं होगा, ठीक है, तो क्या जो काम जिस तरीके से दिया हुआ है उस तरीके से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे टीचर के साथ में बदतमीज़ी करेंगे या टीचर बच्चों के साथ में बदतमीज़ी करते रहेंगे, ढंग से बात नहीं करेंगे या एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं देंगे, या बच्चे अगर टीचर को अच्छे से आंसर नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा, तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, कर लेगा और कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब दे रखा है आपका फोर्थ पॉइंट आपका है यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। आदेश की एकता कैसे हुई? यूनिटी ऑफ कमांड, जब कोई भी काम को किया जाएगा, कोई कमांड दिया जाएगा, तो उसको एक एकता के साथ में किया जाता है, यूनिटी के साथ में किया जाता है। कि जैसे टीम वर्क हुआ, ठीक है, तो टीम मिलकर के एक साथ काम करती है। अगर टीम के हर एक मेंबर अलग अलग तरीके से काम करेंगे तो वो पूरी तरीके से काम सही से नहीं हो पाएगा। तो टीम को एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए। इसीलिए जो कमांड दिया जा रहा है किसी डिपार्टमेंट को, वो कमांड उसको एक साथ मिलकर के पूरा करना चाहिए। तो लेबर की भी जैसे टीम बनाई जाती है कि जो वर्कर्स होते हैं उनकी जो टीम बना दी गई,
श्रमिक जितने भी हैं उन श्रमिकों की जो एक टीम बनाई गई है, तो वो टीम को क्या किया जाएगा, वो टीम एक साथ काम करेगी। जो ग्रुप बनाया गया है कि हाँ भाई ये 5 लोग ये काम करेंगे, ये 5 लोग ये काम करेंगे, तो वो उस एक साथ मिल कर के काम करेंगे, तो वो हो गया यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, आदेश की एकता। फिर आ गया हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब कमांड भी दे दिया तो अब डायरेक्शन भी तो चाहिए, कि अगर सुपरवाइज़र उनको डायरेक्शन नहीं देगा कि तुमको ये काम इस तरीके से करना है, कह तो दिया कि ये काम करना है, लेकिन वो काम करना कैसे है, ये जब तक डायरेक्शन देने के लिए डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा तब तक वो काम नहीं होगा। तो डायरेक्शन देने के लिए जिन जिन लोगों को अपॉइंट किया जाता है वो डायरेक्शन देने के लिए एक साथ मिल कर के काम करेंगे, तभी वो डायरेक्शन पूरी तरीके से पूरा होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर कलेक्टिव इंटरेस्ट। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। ठीक है, तो सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण ये कैसे हुआ, जब सबॉर्डिनेशन किया जाता है, जब एक साथ कोई कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है किसी एक चीज़ में, तो वो उसके अंदर एक अकेले व्यक्ति का भी इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। और अगर कोई एक अकेला व्यक्ति इंटरेस्ट अपना क्रिएट कर रहा है तो वो एक साथ कई लोगों को देखते हुए क्रिएट करेगा। तो सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। अब ग्रुप है, ठीक है, 5 जनों का ग्रुप बना दिया गया। 5 जनों का ग्रुप बनाने के बाद में एक व्यक्ति है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। ठीक है, और तबीयत ख़राब होने की वजह से उसको छुट्टी दी गई। तो जब उसको छुट्टी दी गई तो वो जो बाकी के 4 मेंबर हैं वो क्या करेंगे, उस एक व्यक्ति के साथ में मिलकर, उस एक व्यक्ति का काम भी वो 4 मेंबर एक साथ मिलकर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उन 4 में से कोई एक व्यक्ति की तबीयत ख़राब होती है और जिसकी तबीयत पहले ख़राब होती है वो ठीक हो जाता है और वो अगर साथ नहीं देता है तो ये हमारी यूनिटी ब्रेक करेगा, उस काम को करने के लिए यूनिटी ब्रेक करेगा। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर कलेक्टिव इंटरेस्ट, एक साथ जो इंटरेस्ट बन रहा है उसमें एक अकेले व्यक्ति का इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है। ठीक है, 7वां पॉइंट है हमारा एम्प्लॉयज़ रेम्यूनरेशन, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, अगर उन्होंने कोई काम किया है और बेस्ट किया है तो उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। भाई अगर कई बार होता है कंपनीज़ क्या करती है कि एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देने के लिए उन्हें ये कहती थी कि आपने जो काम किया है वो बहुत बेस्ट काम किया है, आपका परफॉर्मेंस ऑफ द वीक या परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ, इस तरीके से करके वो एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देती है या वेजेस वगैरह बढ़ा देती है, सैलरी पे करती है, टाइम टू टाइम चीज़ें देना या फाइनेंशियली या नॉन फाइनेंशियली किसी भी तरीके से मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें जो आती है वो आती है एम्प्लॉयज़ रेम्यूनरेशन में, कर्मचारियों के पारिश्रमिक में। ठीक है, 8वां पॉइंट है हमारा सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब कोई भी काम को करना है तो उस काम को करने के लिए एक केंद्र बना दिया जाता है, एक पॉइंट बना दिया जाता है कि उस पॉइंट को ऑर्गेनाइजेशन के उस पॉइंट को अचीव ऑर्गेनाइजेशन को करना ही है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अब उसको मैनेज करना है, तो मैनेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में एक गोल हो जाता है, मैनेजमेंट के पास में एक गोल आ जाता है, एक सेंट्रल पॉइंट आता है कि वो उस पॉइंट को उनको अचीव करना है। ठीक है, डिसाइड करा जाता है, सेंट्रलाइज किया जाता है। जब अथॉरिटी दी जाती है तो अथॉरिटी किसको मेन अथॉरिटी दी जाएगी ये डिसाइड करना किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्केलर चेन, पदाधिकारियों में संपर्क की कड़ी। ठीक है, अब पदाधिकारियों में संपर्क की कड़ी कैसे, जैसे अलग अलग लोग हैं या अलग अलग ऑफिशियल पर्सन्स हैं या कोई मैसेज सबके पास पहुंचाना है तो वो क्या करेंगे, लिंक क्रिएट करेंगे, 1 बाय 1 लिंक क्रिएट करेंगे। कैसे, अब हमने जब लास्ट में पढ़ा था, सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें क्या था, लेवल दिए हुए थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उच्च स्तरीय, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो जो उच्च स्तर वाले थे, जो टॉप लेवल वाले थे, वो क्या कर रहे थे, डिसाइड कर रहे थे एम को, और उस एम को वो क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे मिडिल लेवल के साथ में, मध्य स्तर वालों के साथ में, ताकि उस काम को वो लोअर लेवल तक पहुंचाए। और लोअर लेवल वाले क्या कर रहे थे,
निम्न स्तर वाले क्या कर रहे थे, उस काम को, उस एम को कंप्लीट करने के लिए वर्कर्स तक अपनी बात पहुंचा रहे थे। तो ये क्या चल रही थी, एक चेन चल रही थी कि पहले टॉप लेवल के पास गया, फिर मिडिल लेवल के पास आया, फिर लोअर लेवल के पास आया, फिर वर्कर्स के पास आया, वर्कर्स ने काम को कंप्लीट करा, देन लोअर लेवल ने उसकी रिपोर्ट, लोअर लेवल को उसकी रिपोर्ट मिली, उसकी लोअर लेवल से उसकी रिपोर्ट मिडिल लेवल के पास गई, मिडिल लेवल से टॉप लेवल के पास गई। तो इस तरीके से क्या है, 1 बाय 1 स्टेप्स जो है वो एक चेन की तरह चलता रहा कि हाँ, जैसे चेन नहीं टूटती उसी तरीके से मैनेजमेंट नहीं बंद होता है, और जब मैनेजमेंट नहीं रुकता है तो उसी तरीके से ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूली चलता रहता है, लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर, व्यवस्था। ठीक है, जब ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई भी एक फिक्स प्लेस करा जाता है, कोई एक ऑब्जेक्ट देख लिया जाता है कि हाँ, इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, तो उस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से कंप्लीट किया जाएगा उसके लिए ऑर्डर दिए जाते हैं कि हाँ, आपको व्यवस्था सही रूप से रखनी है ताकि जो पर्पस है किसी भी इस प्रिंसिपल का वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इक्विटी, समता। इक्विटी क्या होता है, ये एक मिक्सचर रहता है। ठीक है, मिक्सचर होता है न्याय और दयालुता का, काइंडनेस और जस्टिसनेस का, काइंडनेस और जस्टिस का। अब काइंडनेस और जस्टिस इसमें कहाँ से आ गया, तो जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति 4 लेबर है, काम 10 लेबर जब काम कर रहे हो, 10 लेबर में से किसी एक व्यक्ति ने गलती करी और उसी गलती को कभी दोबारा दोहराया गया, तो वो जो पहली बार जिसने गलती करी थी उसको जो जस्टिस दिया गया, उसके साथ में जो न्याय किया गया, वही न्याय अगले के साथ भी किया जाए, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। ये भी एक प्रिंसिपल आता है कि ये भी एक सिद्धांत होता है कि जस्टिस अगर करना है, अगर किसी के ऊपर दया भी करनी है, किसी के साथ काइंडनेस अगर रखनी है, तो वो किसी एक के साथ नहीं, वो सभी के साथ रखी जाए ताकि सभी एक इक्वली कहलाएंगे। ठीक है, तो जहाँ सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो सबके लिए रूल्स भी एक ही होंगे। तो जब रूल्स एक होंगे तो जो भी जस्टिस होगा, जो काइंडनेस होगी, वो सबके साथ इक्वल होगी, सब बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दे रखा है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता। अब कई बार होता है कि कंपनी क्या करती है, बॉन्ड साइन करवाती है कि इतने टाइम के लिए इस काम को कंप्लीट कर आप इस कंपनी में रहेंगे। तो वो क्या हो गया कि एक टाइम पीरियड कंपनी ने रख लिया कि आपको इतने टाइम तक आपको काम करना ही है। जैसे होता है, कई बार होता है कंपनी क्या करती है, 4 साल 1 साल का, 4 साल नहीं, 1 साल का बॉन्ड साइन करवाते हैं कि आप 1 साल तक कंपनी नहीं छोड़ सकते हो, और इन केस अगर आप छोड़ते हो तो आपको आपकी सैलरी भी छोड़नी पड़ेगी। आपको पूरी सैलरी आपकी, जो जब तक आपने काम किया तब तक की आपको पूरी सैलरी नहीं मिलेगी, लास्ट मंथ की सैलरी आपको छोड़नी पड़ेगी, या कोई और कंडीशंस हो गई, या कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो भी है। ठीक है, हर कंपनी की अपनी अपनी कंडीशंस होती है। उसी तरीके से जब इसीलिए कर्मचारियों के कार्यकाल की एक स्थिरता होती है कि हाँ, उनको काम इसी तरीके से करना है, एक कैपेसिटी होती है उनकी कि हाँ, काम वो किन सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंस्पिरेशन, प्रेरणा। जाहिर सी बात है, अगर हम हर एक चीज़ कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं काम को, काम के ऊपर कमांड रख रहे हैं, ये डायरेक्शन रख रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, हर एक चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो इंस्पायर करना भी ज़रूरी है। अगर हम मोटिवेट नहीं करेंगे किसी को काम के लिए, काम को करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कोई काम ढंग से नहीं कर पाएगा। तो इंस्पिरेशन भी होना ज़रूरी है, मोटिवेशन होना ज़रूरी है। मोटिवेट तो कर लेंगे लेकिन इंस्पायर होना भी। वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो वर्कर्स के लिए एक इंस्पिरेशन होना चाहिए कि अगर वो इस बेस्ट काम को करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, इस काम को अगर करते हुए बेस्ट तरीके से करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, तो उसी तरीके से हम भी काम को करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ये रखा है हमारा एस्पिड द क्रॉप। इसका सिंपल मीनिंग होता है सोल। एस्पिड का मतलब होता है सोल और क्रॉप मतलब होता है टीम। तो एस्पिड द क्रॉप मतलब एक टीम। ठीक है, टीम क्या होती है, वो आत्मा होती है किसी भी मैनेजमेंट क्या होती है, एक तरीके से मैनेजमेंट जो है वो किसी भी कंपनी के लिए उसकी आत्मा का काम करता है। उस जिस तरीके से एक शरीर के अंदर आत्मा नहीं होगी तो शरीर काम नहीं कर सकता, उसी तरीके से किसी कंपनी के अंदर अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो कंपनी जो है, कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ठीक से वर्क नहीं कर पाएगी, सक्सेस नहीं कर पाएगी, अपने एम्स को अचीव नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि यूनिटी में पावर है, एकता में ताकत है। और एकता में ताकत तभी होगी जब हमारा मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। ठीक है,
अब इसके आगे के पॉइंट्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।